शुरुआत बिकॉज मेरे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिनकी पॉलिटिक्स अगर मुझे डिफाइन करनी हो तो मैं पुष्पा फिल्म की एक बड़ी मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल करना चाहूंगी। उस सीन में हीरो कहता है, पुष्पा नाम सुनकर फूल समझा था क्या, फायर है अपुन। और वो इनके ऊपर देखने में बड़े सौम्य हैं, वेरी स्वीट स्पोकन, मगर ऐसी छवि पिछले 4.5 साल में पुष्कर सिंह धामी जी ने बनाई है। फुल फायर ब्रांड नेता, चाहे वो यूसीसी लागू करके हो या फिर एंटी कन्वर्जन लॉ लाकर हो। एक चीज तो आपने साबित कर दी धामी जी, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। तो ना झुकने ना रुकने वाले नेता धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड का आपका स्वागत है हिंदुस्तान के इस मंच पर। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे यह मौका मिला आपसे बात करने का। शुरुआत में करना चाहूंगी धामी जी आपसे ये पूछकर, देखिए पहली बार 2021 में जब आपको सीएम बनाया गया तो लोगों ने कहा एक्सीडेंटल सीएम है, फिर आप उसके बाद चुनाव हार गए अपना और लोगों ने कहा भाई करियर खत्म, मगर आपकी पार्टी ने आपके पर इतना भरोसा जताया, आपको वापस कमान दी। उसके बाद धामी जी तब से लेकर आज तक आप वापस मुड़कर नहीं देखे। आपकी जर्नी जो वहां शुरू हुई वो यहां तक आएगी, इसका सोचा था आपने 2021 में जब आपको पहली बार पता चला कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? चलिए, एक तो सबसे पहले मेघा जी आपका बहुत स्वागत और हिंदुस्तान परिवार का उत्तराखंड समागम में मैं सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं देवभूमि के मुख्य सेवक के रूप में। और शशि जी का जो हमारे अभिभावक भी हैं, प्रताप जी, पूरा हिंदुस्तान परिवार यहाँ का, राजीव जी, जिन्होंने ये शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है। और यहाँ पर हमारे सहयोगी गणेश जोशी जी भी हैं, खजानदास जी हमारे, और प्रताप सिंह जी पवार, तमाम गणमान्य यहाँ पर हैं। आपने मुझे कहा, मैं एक सच बताऊं तो मैं एक बहुत सामान्य से सामान्य परिवार में पैदा हुआ जी। और सामान्य से सामान्य परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति के या उसके जीवन में जितने प्रकार की चुनौतियां होती हैं, जितने प्रकार की कठिनाइयां होती हैं या जिन जिन हालातों को उसे सामना करना पड़ता है, वो सब मैंने किया। और बचपन से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, विद्यार्थी परिषद में छात्र राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहा, बहुत सारी जिम्मेदारियों पर भी रहा। मैं युवा मोर्चा में भी रहा, विद्यार्थी परिषद के भी अनेक दायित्वों में रहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी रहा। लेकिन 2021 में जब मुझे अचानक मुझे तब तक भी पता नहीं लगता है कि मुझे इस जिम्मेदारी के लिए मेरा नाम तय कर लिया गया है। जब मैं हॉल के अंदर जाता हूँ, विधानमंडल दल की बैठक होती है और तभी अनाउंस होता है कि पुष्कर सिंह धामी का नाम विधानमंडल दल के नेता के लिए ये चयन कर लिया गया। तब तक नहीं पता? तब तक मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और मैं सच बताऊं तो मैंने तब भी और आज भी जो 4 साल आपने कहे कि बहुत उतार चढ़ाव के रहे शुरुआत में, चूंकि यहाँ परिपाटी ऐसी थी, मैं 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली थी। और उत्तराखंड राज्य का इतिहास है कि जितने भी चुनाव हुए इससे पहले 2002 में, 2007 में, 2012 में, 17 में 4 चुनाव हो चुके थे पहले, और चारों चुनावों में एक परिपाटी थी और एक मिथक था कि कभी सरकार लौटकर नहीं आती है, यानी जो सरकार में होता है वो लौटकर नहीं आता है जी। तो आप समझ सकती होंगी कि लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम कोई मेरे पास बहुत बड़ा कोई मंत्रालय चलाने का या अन्य काम करने का वो अनुभव भी नहीं था। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, चूंकि मैं इसमें बहुत विस्तार में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि आपका भी समय बहुत कीमती है और हमारे इतने बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम का भी समय महत्वपूर्ण है। तो मैंने अपने जीवन में एक फौजी का बेटा हूं और फौज के साथ मेरा जीवन बड़ा हुआ, सीखते सीखते अनुशासन जो फौज में होता है, फौजी परिवारों में होता है। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा, लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा मैं कुछ करूंगा। वाह। और मैं आज भी यही सोचता हूं। तो मैं लोगों को ये बता दूं कि धामी जी अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हुए हैं उत्तराखंड के, और जब अपना कार्यकाल अगले साल पूरा करेंगे तो ही विल बिकम द फर्स्ट
बीजेपी चीफ मिनिस्टर टू डू सो, तो वो अपने आप में एक इतिहास होगा। तो उसके लिए भी प्लीज थोड़ी तालियां हो जाएं धामी जी के लिए। पूछना चाहूंगी, ये आकलन पिछले 4.5 साल का, धामी जी खुद अगर बैठकर अपनी आकलन करें तो क्या आकलन है आपका? देखिए, एक तो किसी का आकलन इस बात से होता है कि आपने कितने प्राणोपण से काम किया है, कितने समर्पण भाव से काम किया है, और उसके साथ साथ आपका आउटकम क्या रहा। जी, चूंकि आप अंग्रेजी ज़्यादा बोलती है, मैंने आउटकम बोल दिया इसलिए। ठीक है, बोलिए धामी जी, आप हिंदी में बोलिए, आप इंग्लिश में बोलिए, एवरीथिंग इज फाइन। तो बोलिए। इस बात से होता है कि आपने क्या रिजल्ट क्या दिया। तो देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का आकलन करने का काम हमारी जनता करती है जी, जिन्होंने हमको। पर खुद का आकलन क्या, ये तो बताइए। जनता के आकलन से ही मैं अपना आकलन करता हूं, और मुझे लगता है कि हमने पिछले 4 सालों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में जो भी हमने संकल्प या जो भी वचन उत्तराखंड की जनता के सामने रखे थे, हम उन सभी पर आगे बढ़े हैं। चाहे उत्तराखंड के देवत्व को बनाए रखना हो, अनेक नए कानून जिस पर शायद आप चर्चा करेंगे, आपने शुरू में बोला, तो कानून बनाने हो, नवाचार करना हो, या एसडीजी इंडेक्स, उसमें भारत के 2023 और 24 की रैंकिंग में पूरे देश में नंबर 1 पर स्थान हमारा आना हो, उस इंडेक्स में पहला नंबर आना हो। और जब मैं एसडीजी इंडेक्स की बात करता हूँ मेघा जी, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा आपका इस मंच का सदुपयोग और उपयोग दोनों अपने लिए भी करना चाहिए। और जब हम एसडीजी इंडेक्स की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसके बहुत सारे मानक होते हैं जी, एक मानक नहीं होता है। जब एसडीजी इंडेक्स में कोई राज्य अगर पहले स्थान पर आता है तो वो कई सारे पैरामीटर्स पर अच्छा काम करता है, इसलिए आता है। तो हम लोगों ने राज्य के अंदर सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, जो हमारा अन्य सुविधाएं हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार के जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, हमारे साल भर में अनेक उत्सव होते हैं, अनेक जो त्यौहार होते हैं, चाहे वो कांवड़ मेला हो, चाहे 4 धाम यात्रा हो, आदि कैलाश यात्रा हो, विभिन्न पर्वों पर आने वाले लोगों की बड़ी संख्या हो, या पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में आने वाले लोग हों, उनका हर प्रकार से उनका मैनेजमेंट करना हो, वो सारी चीजें मिलाकर। यू थिंक यू परफॉर्म वेल? आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है कुल मिला के, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे मन में ये हो कि मैं ये काम कर लेता तो अच्छा होता, और मेरा मन महसूस के में रह गया कि मैंने ये काम नहीं किया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने हमेशा वो काम करने की कोशिश करी है जो मेरे राज्य के हित में हो, मेरे राज्यवासियों के हित में हो। इतनी सारी तैयारियों की बात कर रही हूँ तो लगे हाथ आपसे ये पूछ लूँ कि कुंभ 2027 हरिद्वार, उसकी तैयारी कैसे चल रही है? क्योंकि आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट बिग दैट्स हैपनिंग। देखिए, इस बार कुंभ मेला हमारा भव्य हो, दिव्य हो, और लोगों के लिए एक सुरक्षित कुंभ के रूप में हो। चूँकि 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ था, और उस महाकुंभ के समय में यहाँ पर बड़ी महामारी पूरे देश के अंदर आ गई थी जी, और बहुत लोग उस समय स्नान से वंचित रह गए या नहीं आ पाए। तो इस बार हमने तैयारी, इसका नियोजन जो तैयारी का हमने किया है वो ऐसे किया है कि इस बार बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे जी। और हरिद्वार का अपना एक महत्व है, गंगा जी निर्मल हैं, साफ हैं, स्वच्छ हैं, बिल्कुल ऐसा जल आप लेंगी तो आप आचमन कर सकती हैं, माने पी सकती हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसलिए उसके थ्रू मैं लगातार कम से कम पिछले 10 से ज़्यादा बैठकें मैं स्वयं कर चुका हूँ कुंभ के निमित्त। और 500 करोड़ भी डिस्बर्स हो चुका है। 500 करोड़ अभी 500 करोड़ रुपया भी भारत सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही हमको कुंभ की तैयारियों के लिए दे दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की जनता की ओर से और सभी सनातनियों की तरफ से, क्योंकि कुंभ तो पूरे सनातन और आस्था का एक बड़ा मेला है, तो सभी लोग उसमें आएंगे, तो उनकी तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं कि उनसे हमने निवेदन किया और हमको धनराशि भी मिल गई है। तो हम इसको बिल्कुल पूरी तरह से डे टू डे वर्किंग पर जो है तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है दामी जी, आपने अपनी सारी अचीवमेंट्स तो गिना दी मुझे। जो लोग आपको पसंद करते हैं, जैसा मैंने कहा इंट्रोडक्शन में, वो कहते हैं फ्लावर नहीं फायर है ये, मगर जो नापसंद करते हैं
वो धामी जी के बारे में कहते हैं, एक ही काम करते हैं, समुदाय देखकर एक समुदाय के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं धामी जी। वैसे इतने सारे दुश्मन आपके जो बने हुए ना धामी जी में, तो ये तो चलिए लोग कहते हैं, मैं तो आपको यहां लाना चाहती हूं, आपके पार्टी के अंदर, आपके खुद के पार्टी के अंदर इतने सारे लोग जो मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। आपके कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहां पर कहते हैं, खनन का आरोप लगा देते हैं, इलीगल माइनिंग का, दिल्ली में मोर्चा खोल के लोग बैठे हुए हैं। इतनी मोहब्बत क्यों है आपके खुद के पार्टी वाले लोगों को आपसे? इतने जगह पे क्यों मोर्चा खोल के बैठे रहते हैं आपके अगेंस्ट? अरे इतनी बड़ी पार्टी है, देखिए सभी लोग, अगर कोई कहीं कमी हो रही है, कहीं पर कोई सुधार की आवश्यकता है, तो जिनके नाम आप ले रही हैं सब हमारे सीनियर लोग हैं, उनसे तो हम बहुत प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा लेते हैं? और क्या, वो लोग जब बोलते हैं तो हम उसमें सुधार करते हैं। देखिए हमें आपने मैं आपको पूरी बात बोलता हूँ, आपने बोला है तो मुझे लगता है कि मुझे पूरी बात बोलनी चाहिए। बोलिए। देखिए आपने कहा अभी खनन की बात जी, अब खनन की बात पर आ जाइए। लगा रहे हैं ना इलीगल माइनिंग की। इलीगल माइनिंग बिल्कुल एक भी नहीं हो सकती है, यहाँ पर पूरी तरह बंद है, रॉयल्टी कलेक्शन होता है। और उसका प्रमाण ये है कि पहले जहाँ पूरे साल भर में हमारा जो कोष था, तिजोरी थी, तिजोरी राज्य की जी, उस तिजोरी में पूरे साल भर में 400 करोड़ रुपया आता था। अच्छा, कितना? 400 करोड़। और पिछले 2 साल से, जब से हम नई पॉलिसी लेकर आए हैं, तिजोरी में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रत्येक साल आ रहा है। और जो सारे पैरामीटर्स होते हैं खनन के, उसके लिए भारत सरकार ने 2 बार, अभी 2-3 महीने पहले ही हमको एक ही माह में 2 बार प्रोत्साहन राशि हमको दी है 100 करोड़ रुपए की, यानी 200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने सारे पैरामीटर्स फिट करने के लिए हमको जो है प्रोत्साहित किया है राज्य को। तो इसलिए देखिए, और मैं सिर्फ लगाने के लिए लगाए जा रहे हैं? नहीं, आरोप जो लगाते हैं मैं कहता हूं कि वो भी हमें आशीर्वाद देते हैं कि हम और अच्छा काम करें। आशीर्वाद देते हैं। हाँ। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा उन सवालों पर धामी जी, जो थोड़ी सी आपकी वीक कड़ी साबित हुई है। शुरुआत में करूंगी अंकिता भंडारी के केस से। आप मुझे ये बताइए धामी जी, हजारों लोग सड़क पर उतर आते हैं, ये परसेप्शन बन रहा है कि पहाड़ की बेटी को पुष्कर सिंह धामी जस्टिस नहीं दिला पाए। और क्यों? क्योंकि 3 साल में आप लोग ये नहीं पता कर सके कि वो वीआईपी कौन था। आपकी पुलिस असफल रही इस बात को पता करने में कि ये जिस इंसान की वजह से शायद ये हत्या हुई, सुसाइड, जो भी आप लोग समझ लें, आपको ये केस सीबीआई को देना पड़ा क्योंकि आपकी पुलिस इतनी ढीली निकली कि इन्वेस्टिगेशन नहीं सही से कर सकी। आप इसका जवाब दें। मेघा जी, ये अंकिता भंडारी का जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना थी, और सच में वो बहुत दुखद था। और मैं घटना के तत्काल बाद जैसे ही हमको मालूम चला, हमने तत्काल जो है सभी को कहा कि एक तो जो भी आरोपी लोग हैं, जिनके भी इसमें नाम आए हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए जी। और जिस दिन घटना हुई उसके अगले दिन ही तीनों जो मुख्य रूप से जिनके नाम आए थे, वो तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। और महिला आईपीएस अधिकारी, उनकी लीडरशिप में एक एसआईटी का गठन किया हमने जी। उस एसआईटी ने पूरे 6 महीने, साल भर तक लगातार काम किया जी। और अखबारों में भी निकाला कि अगर किसी के पास भी कोई भी इस घटना से संबंधित कोई सबूत है, किसी प्रकार की कोई जानकारी है, तो वो पुलिस को बताए, उस एसआईटी को बताए। एसआईटी उन सभी को सम्मिलित करेगी। उसके बाद लोग तब भी हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, सेशन कोर्ट में भी गया कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने सारी चीज़ों को मॉनिटर किया, सारी चीज़ों की समीक्षा की, और उन्होंने पाया कि एसआईटी ठीक प्रकार से जांच कर रही है। ठीक है। और लगभग 1000 पेज की रिपोर्ट तैयार हुई। ठीक है। सबसे जितने भी लोग पक्षकार थे उन सभी से बातचीत की गई। उनकी बातचीत के आधार पर कोर्ट में सारा रिपोर्ट बनाकर एसआईटी ने अपनी जमा कर दी। और जमा करने के बाद जब उस पर सुनवाई हुई
दोनों पक्षों की, बचाव पक्ष भी था, जो लोग जेल में थे, और तीनों ही जो लोग थे जो उसमें पहले से ही इस हत्या के आरोप में बंद थे जी, उन तीनों को उम्र कैद की सजा जी, सुनाई गई जी, और वो आज भी उम्र कैद की सजा में जेल में बंद है। जी। लगभग 3.5 साल का समय हो गया है, जी। 3.5 साल बाद भी वो उम्र कैद की सजा उनको मिली हुई है। ठीक है। क्या हिंदुस्तान में उम्र कैद की सजा छोटी सजा होती नहीं, है? बिल्कुल नहीं होती है। एक बात, हाँ, आप, मैं दूसरे प्रश्न पर भी आता हूँ। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी बेटी, हमारी बहन, इधर के सालों में एक ऑडियो क्लिप में आता है, अभी 2 महीने पहले एक ऑडियो क्लिप आती है, 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं और उस ऑडियो क्लिप के आधार पर एक हमारी जिम्मेदार पार्टी, जिसका देश के अंदर 60 सालों से अधिक वर्षों तक शासन रहा है, वो देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, उस क्लिप के आधार पर दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एकदम से 3 दिनों के अंदर जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, उस बेटी को, उस बहन को हथियार बना के, उसके मामले को हथियार बना के पूरा यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देते हैं और अफरा तफरी का माहौल पैदा करते हैं। हाँ। और जब ज़्यादा बातचीत होने लगी, हाँ। तो मैंने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन है? इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो माता पिता जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है जी, जिसको रोज अपनी बेटी दिखाई देती होगी, जी, रोज बेटी की याद आती होगी, उस माँ को और उन पिता को। मैं उन पिता से बात करूंगा और उनकी माँ से बात करूंगा, वो जो जांच कहेंगे हम फिर से वो जांच करवा देंगे। उन्होंने फिर से कहा, मैंने उनको बात की, वो आए मेरे पास, मैंने कहा आप बताइए कौन सी जांच चाहते हैं आप लोग? उन्होंने कहा कि हम सीबीआई से जांच चाहते हैं और उसमें कि ये बातें आई हैं, इसमें कौन वीआईपी है या कौन है, इसकी जांच सीबीआई कर दे। हमने उनकी एप्लीकेशन आपने दे दिया सीबीआई को, दे दिया दोबारा। नहीं धामी जी, मुझे आप सवाल पूछने दीजिए, क्योंकि अब आप मुझे बताइए, 3 साल से ये इन्वेस्टिगेशन आप लोग के पास थी, आप होम मिनिस्टर भी हैं धामी जी, क्या आप अपने हिसाब से बताइए, आई एम प्रीटी श्योर आपने ट्रैक किया इन्वेस्टिगेशन, इसमें ये कोई वीआईपी इन्वॉल्व है या नहीं, आपकी क्या जानकारी है? डू यू थिंक दैट देयर इज अ वीआईपी इन्वॉल्व? आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? और अगर है तो धामी जी ये बताइए कि 3 साल में ये वीआईपी के बारे में पता क्यों नहीं चला? कौन है ये? कोई बचाने की कोशिश कर रही है आपकी सरकार? नहीं, देखिए मेघा जी, इसमें किसी को कहीं से कोई बचाने का कोई 1% का भी कोई ऐसा मामला कहीं पर नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी, इसीलिए सीबीआई कह रहे, सीबीआई दे दी, अब सीबीआई सब पता कर लेगी, जो दूध का दूध होगा पानी का पानी हो जाएगा उसमें। तो आप लोग को सच में 3 साल में पता ही नहीं चला कि आदमी कौन है? मतलब थोड़ा स्ट्रेंज है ना धामी जी, इस बात को भी एक्सेप्ट करना कि इन्वेस्टिगेशन चली और एक आदमी का पता नहीं चल पा रहा है, दबाव में सीबीआई को दे रहे हैं आप जांच। नहीं, हमने तो ये कहा कि हमारी एसआईटी ने शुरू से कहा कि किसी के पास भी अगर कोई भी सबूत है, कोई भी जानकारी है तो दे दे, जो कह रहे हैं वो भी दे दे ना कुछ। ठीक, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने अभी एक यहाँ पर इसी मामले को लेकर कुछ पूछताछ होने लगी जब ये मामला चल रहा था, तो एक ने कहा जी इनका नाम आ गया, उन्होंने कहा इनका नाम आ गया, मैंने कहा आपका नाम भी कोई ले ले तो क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे। कोई सबूत तो होने चाहिए। देखिए कानूनी प्रक्रिया तो कानूनी तरीके से चलेगी ना। इस मंच पे मैं नाम नहीं लूंगी, सबूत क्या है? कानूनी प्रक्रिया तो कानूनी तरीके से चलेगी, जो विधिक व्यवस्था है। अगर कहीं पर किसी को लगता है कि भाई इसमें कोई नाम है, तो हम तो जांच करा रहे हैं। अभी उर्मिला सनावर और वो 2 लोगों ने कहा, उसकी भी जांच हो रही है, दोनों जगह, हरिद्वार और देहरादून में। राजनीति खूब जमकर हो रही है इसके ऊपर, राजनीति इतनी जमकर हो रही है। जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं था, जिनकी जमीन गायब हो चुकी है, वो बिटिया अंकिता के नाम पर, हमारी बहन अंकिता के नाम पर बार बार लोगों को उनकी भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। महापंचायत हुई 9 फरवरी को, उन्होंने महापंचायत में ये कहा कि भाई आपसे इस्तीफा लिया जाए और आपका नाम भी सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में डाला जाए। अब राजनीति वहां तक हो रही है, उनको क्या कहेंगे धामी जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि उत्तराखंड की जनता बहुत विवेकशील है, बहुत समझदार है, सब लोग यहाँ जानते हैं। और हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोगों को जनता देखती है, इसीलिए जितने भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, हाँ, सारे चुनावों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। ये एक हमारे लिए बड़ा उनका सर्टिफिकेट है। हर जगह पर वो हमको जो है प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी नीति और नियत दोनों अलग अलग नहीं है और हमारा बिल्कुल मन साफ है। हम ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते रहने के लिए जनता हमको समर्थन दे रही है। ठीक है, तो मैं आपसे, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्राइम की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी पूछ लूँ धामी जी कि पिछले 1 साल में 4 बड़े बड़े आंदोलन जो आपने फेस किया,
चाहे वो पेपर लीक का आंदोलन हो या अंकिता भंडारी की वजह से आंदोलन हो, वो एंजल चकमा की हत्या कर दी गई, अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं वो रेस अटैक था, आप लोग कह रहे हैं कि उसमें एविडेंस नहीं है रेस अटैक का, ये सब बातें मैं समझ रही हूँ, मगर पॉइंट यहाँ पर है धामी जी। और अभी सोचिए पिछले वीक आपके एक एमएलए साहब वो किसी शिक्षण अधिकारी के रूम में घुसकर मारपीट करते हैं, कुर्सी उठा के फेंक देते, ऐसी दबंगई चलती है आपके नीचे, आप होम मिनिस्टर हैं, क्या कर रहे हैं धामी जी? वाई यू नॉट कंट्रोलिंग ऑल ऑफ दिस? आपने कहा कि 4 बड़े बड़े केस, एक छात्रों का आंदोलन होता है जी, छात्रों के आंदोलन को भी पेपर लीक कह के प्रचारित किया जाता है। ओके कि पेपर लीक हो गया। अब 11 बजे पेपर शुरू होता है और मुझे पूरी तरह से पता था कि इस प्रकार का कोई ना कोई अभी एक फैब्रिकेटेड मामला क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि हमने एक बड़ा माइलस्टोन सेट किया यहाँ पर। पिछले 4 सालों में हमने अभी तक 28,000 नियुक्तियाँ अभी संपन्न कर ली हैं, 28,000, और एक में भी कहीं पर नकल का मामला नहीं आया। देखिए 11 बजे पेपर शुरू होता है जी, और 11:35 पर उस पेपर में से कुछ क्वेश्चन मोबाइल से फोटो खींच के बाहर डाल दिए जाते हैं। वो ऐसा व्यक्ति एग्जाम में बैठता है जिसको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपनी बहन को देता है, उसकी बहन किसी प्रोफेसर को देती है, प्रोफेसर फिर किसी चौथे आदमी को वो पेपर पहुंचता है, और 2 बजे जैसे ही पेपर संपन्न होता है वैसे ही पूरा सोशल मीडिया में पूरी बाढ़ जैसी आ गई, पूरा जो टूल किट, अर्बन नक्सल गैंग और जितने जितने ये व्यवस्था विरोधी सारे लोग इस प्रकार का अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं और लगातार ये मामला चलता है। okay. वो छात्र मुझे भी मिले, मैंने देखा कि गर्मी का समय है, सितंबर में यहाँ धूप हो रही है, मच्छर लग रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा ये बच्चे भी हमारे हैं और सरकार भी इनकी है। मैं स्वयं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं बताइए। उन्होंने कहा हमारी 4 मांग हैं। पहली मांग है कि आप इसकी सीबीआई जांच करवा दीजिए क्योंकि ये मामला ऐसा हो चुका है। दूसरा उन्होंने कहा कुछ आईसीयू बढ़ा दीजिए। तीसरा उन्होंने कहा कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं उनके मुकदमे वापस कर दीजिए। चौथा ये परीक्षा निरस्त कर दीजिए। ठीक है। मैंने कहा देखिए 2 चीज़ मैं अभी तत्काल कर रहा हूँ। एक तो अब परीक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, किसी बच्चे के या उनके माता पिता के मन में संदेह नहीं रहना चाहिए कि कोई परीक्षा में कहीं धांधली हो रही है या कोई गड़बड़ हो रहा है। पेपर लीक है ही नहीं, टेक्निकली द वे आप जैसे समझा रहे हैं ये पेपर लीक है ही नहीं। अब आप समझ गए इतनी तो सभी लोग। मैं तो पहले से ही समझी हुई थी दामी जी। पॉइंट ये है कि इतना सारा माहौल बना तो सवाल तो आपसे करना ही पड़ेगा मुझे। नहीं, क्योंकि ये फोटो खींचकर जो बाहर किया उससे किसका फायदा हुआ? मैं तो बहुत सोच रही हूँ कि उससे उस वक्त किसका फायदा हुआ? जो लोग अंदर बैठे थे उनके पास कुछ पहुंचा क्या? उसमें किसी का फायदा नहीं हुआ, वो केवल हमको डेंट करना चाहते थे। सर आपको डेंट करना चाहते थे? बिल्कुल डेंट करना चाहते थे, लेकिन लोग प्योरली पॉलिटिकल, बिल्कुल पूरी सोची समझी एक साजिश थी। और पेपर लीक था ही नहीं। पेपर लीक होता तो 9 बजे होता, 8 बजे होता, 10 बजे होता, पेपर शुरू होने से पहले हो जाता। आंदोलन क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ? प्रायोजित है सारे चीज? अब ये राज्य देखिए हमारा आंदोलनों से ही बना हुआ राज्य है, इसलिए मैं सहज रूप से इसको स्वीकार करता हूँ। और एक भी मामले में देखिए आंदोलन होगा ये मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। अगर कोई चीज़ हो रही है तो होगी, लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्ड क्या हुआ है? अब आप कह सकते हो कि भाई आपदा आ गई। आपदा क्यों आ गई? आपदा ने आना है, प्राकृतिक है, लेकिन आपदा के बाद क्या काम हुआ है, कितना रिस्पॉन्ड हुआ है? इसी प्रकार से घटनाएं हुई हैं। चल एंजल चकमा की आपने बात करी, दिल्ली में लोगों ने उसको भी बताने की कोशिश कर दी कि भाई ये नस्ल भेदी टिप्पणी हुई है, नस्ल भेद के कारण बच्चे की हत्या हुई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। तो क्या आपके हिसाब से क्या है? देखिए वो बच्चों का आपस का झगड़ा था और उसमें से एक बच्चा खुद वहाँ मणिपुर का रहने वाला था, एक नेपाल का रहने वाला था, अलग अलग जगह के कुछ जनजाति मूल के बच्चे थे उसमें अलग अलग, और 6 लोग उसमें नामजद हुए और 6 में से 5 को पकड़ लिया गया है। 1 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम घोषित किया गया है और नेपाल में है उसको। उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, जल्दी पकड़ में आएगा वो भी, और बिल्कुल उसको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी जो है जिसने जो ये अपराध किया है उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन आपके हिसाब से ये नस्ल भेद का केस नहीं? बिल्कुल नहीं। नस्ल भेद जैसा देवभूमि उत्तराखंड तो सबको आत्मसात करती है।
देवभूमि में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, पूरे देश के और दुनिया के बच्चे, दुनिया के मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर कभी कोई ऐसी घटना नहीं होती है। सब लोग यहाँ तो उत्तराखंड में जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। वैसे कुछ तो बात है इस जगह में, लेकिन चलिए धामी जी जरा असली मुद्दे पर अब आए, जो आप बड़े गर्व से करते हैं, कहते हैं, सवाल तो पूछना पड़ेगा उसके ऊपर। अब उत्तराखंड में ना ऐसा जैसे लगने लगा है कि हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन गई है उत्तराखंड। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि आपके कार्यकाल में 400 से ज्यादा मज़ारें गिराई गई जो जंगलों की जमीन पर अतिक्रमण था। अब धामी जी मैं आपको एक डेटा बताती हूं जो आपकी सरकार की है। 2023 यू वर द सीएम, आपकी सरकार की मुहिम जब शुरू हुई तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरुआत में एक सर्वे किया। उस सर्वे में वो ये बताते हैं कि जितनी संख्या अतिक्रमण किए हुए मस्जिदों की है जिस एरिया में, उससे कहीं ज्यादा संख्या मंदिरों की है। और धामी जी क्या गिराते हैं? 400 मस्जिद और कितने मंदिर? सिर्फ 45। अब धामी जी क्रिटिक्स तो कहेंगे ना कि आप थोड़ा सेलेक्टिव टारगेट कर रहे हैं यहां पर। तो अब ये मामला ऐसा है कि धामी जी अतिक्रमण हटाना चाह रहे हैं या मुसलमानों को निशाने पर लाना चाह रहे हैं? एकदम सीधा सवाल बताइए। इससे आगे भी कुछ हो तो वही पूछ लीजिए, फिर एक साथ बोल देता हूँ। दीजिए मौका मुझे अलग अलग करके पूछने का धामी जी, बताइए। और देखिए ऐसा है कि ये जो अतिक्रमण है, हाँ, इसको अतिक्रमण को क्या कोई सही ठहराएगा? मैंने एक बार और भी आपसे पूछा था। तो मंदिर जो अतिक्रमण कर रहे हैं उसको आप कैसे छोड़ देते हैं वो बताइए। आप सवाल क्यों घुमा रहे हैं? मैंने जो भी अतिक्रमित है, हाँ, उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है। हाँ, अतिक्रमण में जहां जहां भी जो आ रहा है उसको हटाया जा रहा है और देवभूमि का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। और देवभूमि के लोग नहीं चाहते, देवभूमि के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं। हर एक सनातनी चाहता है कि देवभूमि के अंदर इसका देवत्व बचा रहना चाहिए। 400 और 45 वाले नंबर पे आप आ ही नहीं रहे। आपके पास कम संख्या है, इससे भी ज्यादा है। आप दे दीजिए संख्या, आप बता दीजिए संख्या। आपको अलग संख्या दे दूंगा, पूरा रिकॉर्ड, ये बहुत पुराना लाई है आप। अच्छा, तो आप कम और ज्यादा की जवाब नहीं, मैं आपको पूरा बना के दे दूंगा कितने धार्मिक स्थल ऐसे बने हुए थे जो इंक्रोचमेंट में हैं और वो हटाए गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए बुलडोजर भी चलाने में माहिर हो गए हैं आप। वैसे आपको बुलडोजर बाबा नहीं बोला जाता है जैसे योगी आदित्यनाथ को बोला जाता है, लेकिन जो फर्क है ना धामी जी, ये सबको दिख रहा है। योगी जी बुलडोजर चलाते हैं माफियाओं के घर पर, उनकी संपत्ति के ऊपर, घर वो सब तोड़ डालते हैं। धामी जी बुलडोजर चलाते हैं, सब कहता है मदरसा के ऊपर चलाते हैं, मॉस्क के ऊपर चलाते हैं, वहीं चलाते हैं। इनफैक्ट आपकी इंस्टाग्राम पेज पे जो पहली रील है जो आपने पिन करके रखी हुई है, आपने लिखा है वहां पर कि ये जमीन जिहाद, मदरसा, पता नहीं क्या क्या जिहाद आप लोग कहते हैं, ये नहीं चलेगा। तो धामी जी आप तो खुद ही उसको प्रोपगेट कर रहे हैं। मदरसा में हमने बुलडोजर नहीं चलाया, मदरसा में हमने ताला लगाया है। तो क्या मॉस्क पे बुलडोजर चलाया है, मस्जिद पे चलाया है? नहीं, देखिए अतिक्रमण कहीं भी होगा उसको हटाया जाएगा और किसी ने भी अतिक्रमण किया होगा उसको हटाया जाएगा। अब आप कह रही हैं, मतलब मैं सोच रहा हूं कि आपका क्वेश्चन ये है, हाँ, कि हम एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी पूछा है, आप तब भी कर रहे थे, आप अभी भी कर रहे हैं, ऐसा लगता है लोगों को। मैं आपको बताऊं, देखिए कहीं पर भी हमारे यहाँ पर कोई दंगा हुआ, कोई बलवा हुआ, कहीं पर कोई हुड़दंग हुआ जिसके कारण से ऐसा गुटी संघर्ष सामने आया हो, नहीं हुआ। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में सब लोग आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्रेमपूर्ण संबंध हैं, बहुत शांतिपूर्ण संबंध आपस में रहते हैं। लेकिन अतिक्रमण होगा, उसको हटाया जाएगा। आप लोग कहेंगे कि भाई ये कम्युनल है, ये एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। हम यूसीसी का कानून लाते हैं जिसको भारत का संविधान, जिसकी वो तो बहुत जरूरी है, भारत के संविधान में जिसका प्रावधान किया गया है, जिस अब संविधान बनाने वालों ने जिसकी व्यवस्था की है, आर्टिकल 44 में इसका पूरा लिखा हुआ है संविधान में। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट कह रही है, कई बार ऐसे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी पास किए हैं। तो लोग कहेंगे कि किसी को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दंगा रोकने का कोई कानून लाते हैं, हाँ, तो लोग कहेंगे किसी को टारगेट कर रहे हैं। हम धर्मांतरण रोकने का कानून लाते हैं, तो लोग कहेंगे किसी को टारगेट कर रहे हैं।
इसी तरह से हम मदरसा बोर्ड समाप्त करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सारे बच्चे अच्छे पढ़ने चाहिए। और मुस्लिम बच्चों के साथ साथ हमारे सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सबको भी उस शिक्षा के जो हमने प्राधिकरण बनाया उसके अंतर्गत लाके सबको अच्छी शिक्षा और इन बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा, संस्कार इनको मिले, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। तो लोग कहेंगे कि जो है हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, हम लव जिहाद छोटी छोटी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, बहनों को बहलाकर, फुसलाकर, नाम बदलकर, छद्म वेश धारण करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। तो लोग कहेंगे कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। आप कई देवभूमि को पूरी दुनिया वाले देखते हैं कि भाई देवभूमि साफ होनी चाहिए। अभी देवभूमि का नाम आते ही स्वच्छता दिखती है, तीर्थ स्थान दिखते हैं, मंदिर दिखते हैं, धार्मिक स्थान दिखते हैं, स्वच्छ हवा, स्वच्छ आब, स्वच्छ वातावरण। अब यहाँ पर मुसलमानों को भी सफाई कर रहे हैं साथ में आप, यहाँ पर हवा स्वच्छ करने के अलावा। नहीं, यहाँ पर अगर खाने में यहाँ पर खाने में कुछ डाल दिया जाए, कुछ उसको घृणित खराब कर दिया जाए, तो ये उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। लोग कहेंगे उसको टारगेट करते हैं। अरे भाई, अब अगर हम ये अच्छा काम न करें क्या? आपके इस कारण से कि आप हम पर बार बार हमको रोकते रहेंगे कि हम अच्छा काम न करें, जो व्यवस्था न बनाते रहें, तो ये तो नहीं होने वाला है ना, नहीं होने वाला है, रुकने वाला नहीं है। ओके, नहीं होने वाला। आपने यूसीसी का जिक्र किया, तो धामी जी पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि इस पर लीड लेकर, यूसीसी लाकर, पहला राज्य बनकर आपने बहुत प्रेशर में डाल दिया आपके बाकी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री सब हैं पहले तो। और दूसरी, ये तो बड़ी अच्छी बात जो मैं देख रही थी पिछले कुछ दिनों पहले, मोहन भागवत जी ने बड़ी प्रशंसा करी है जिस पैटर्न से, जिस तरीके से आप लोगों ने व्यापक तरीके से लोगों से बातचीत करके यूसीसी लाने का काम किया। और जब से यूसीसी आई है, वी हैवंट हर्ड अ सिंगल इंसिडेंट जहां कोई कंट्रोवर्सी हुई हो, तो वो उसके लिए तो बधाई देना चाहती हूँ। एंड आई थिंक अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। यूसीसी इज रियली द नीड ऑफ द आवर। और धामी जी, आपने उसमें लीड लिया, पर ये आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं क्या बाकियों के लिए कि सीखो हमसे, ऐसे करते ही यूसीसी लागू? क्योंकि बाकी लोग तो कहीं सर पकड़ रहे हैं, कहीं पांव पकड़ रहे हैं, कैसे करें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। मेघा जी, ये देवभूमि है, देवभूमि से गंगा निकलती है जी, यमुना जी निकलती हैं, 4 धाम हमारे यहाँ हैं, हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है जी। और प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, देश के किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहा है। यहाँ का हमारा 71% जो भूभाग है वो फॉरेस्ट है, वनों से आच्छादित है। हिंदी में कहूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बोलिए। वनों से आच्छादित है जी, और हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है जी जी, पर्वतों से आच्छादित है, देवों की कृपा से आच्छादित है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आप जाएंगे आपको कोई न कोई देव स्थान दिखाई देगा, कोई न कोई धार्मिक स्थान दिखाई देगा। जी। तो हमने 2022 के आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को ये वचन दिया था जी कि हमारी सरकार बनते ही हम सबसे पहले उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए, सबके लिए एक समान कानून जी लागू करेंगे। भारत के संविधान की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप हम काम करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमें मैंडेट दिया और उसके बाद हमने सारे स्टेक होल्डर से बात करी, उसमें हमने कमेटी बनाई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी ने काम किया। लगातार 2 सालों तक काम करते करते उन्होंने अपना ड्राफ्ट दिया, सारी प्रोसीजर की और हमने उसको लागू कर दिया जी। तो और लागू करने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से लागू हुआ। लोगों के मन में बहुत संदेह था जी कि इससे बड़ा मारपीट हो जाएगी, किसी वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट कर दिया जाएगा, लोगों को भरमाया भी गया था। जी जी जी। लेकिन उनके सारे संदेह, उनके सारे भ्रम इसके लागू होने के बाद दूर हो गए। बड़ी संख्या में आज मुस्लिम बहनें, मैं कहीं जाता हूँ, बड़ी संख्या में मुझे मिलने आती हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करती हैं कि उनकी प्रेरणा से देवभूमि उत्तराखंड पहला राज्य बना जहाँ पर जो है उनको अब बहुत सारी कुरीतियाँ जो महिलाओं के साथ उस समाज में होती थी, बहु विवाह है, हलाला है, इद्दत है, इन सब से उनको छुटकारा मिला है, उनका सशक्तिकरण हुआ है। और मैं तो कहूँगा कि देश की
जो 50% आबादी है हमारी मातृशक्ति, उनका 100% सुरक्षा का कानून कोई है तो वो यूसीसी का कानून है। इसमें हर वर्ग की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है और दूसरे राज्यों को दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ। देखिए, जैसे आपको लगता है देवभूमि से गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से यूसीसी की गंगोत्री ये उत्तराखंड से निकली। आने वाले समय में सभी राज्य इसका लाभ लेंगे। वाह, क्या बात है। लेकिन आपने देखिए, आपने जिक्र किया दामी जी आपके रिलीजियस प्लेसेस का, जो आपके स्थल हैं वो सारे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी, और इनफैक्ट उस दिन मैंने आपको फोन भी किया था कि दामी जी ये क्यों होने दे रहे हैं आप। आपको याद है वो बद्रीनाथ केदारनाथ ट्रस्ट ने जब ये डिसाइड किया कि वो नॉन हिंदूज को नहीं आने देंगे, अपने मंदिरों में नहीं आने देंगे। अब धामी जी देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी अगर आपकी परसेप्शन अलग है, मुझे लगता है हिंदू रिलीजन एक ऐसा धर्म है जो सबसे लिबरल है, वो हर किसी को समाकर साथ लेकर चलता है, इसीलिए हम इतने जबरदस्त धर्म हैं। मगर ये डिसीजन आपके यहाँ लोग लेते हैं। मैंने आपको फोन किया, आपने कहा कि ये वो तो ट्रस्ट वालों ने लिया है डिसीजन, अब वो जो कहेंगे हम कर देंगे। पर मेरा सवाल धामी जी आपसे ये है, आप इस स्टेट के मुखिया हैं, यू आर द केयर टेकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर हाथ रखकर आपने ओथ लिया है, सबको साथ लेकर चलना आपका काम है। क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि ट्रस्ट वालों को समझाना चाहिए कि ये इस तरीके का काम ना करें? मतलब कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, पता नहीं क्या मुसलमान, किसको रोकने वाले हैं ये लोग, मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या आपको लगता है ये सही है? मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि हमने उसको लागू कर दिया है। लागू करने का काम तो सरकार करती है। ठीक है। हमने आपसे ये भी नहीं कहा कि हम लागू नहीं कर रहे हैं। आपने मुझे कुछ नहीं कहा, आपने मुझे ट्रस्ट का डिसीजन है। मैंने दोनों चीजें आपसे कही। मैंने कहा कि ट्रस्ट के लोगों ने ऐसा कोई बात कही है, लेकिन अभी इस पर सरकार की तरफ से निर्णय तब होता है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जब से मैं बहुत, आपको तो पता है मेरे को क्या कहते थे, नौसिखिया मुख्यमंत्री बना दिया, क्या कह रहे थे? मैंने नहीं बोला। आपने कुछ अभी शुरुआत में आपने कुछ बोला था मुझे। बोला आपको नौसिखिया, ये आप डाल रहे हैं मेरे मुंह में बात, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। धामी जी, आई सेड यू फायर। मैं था ही नहीं, मैं क्या कहूँ, मैं सामान्य से पार्टी का कार्यकर्ता था, विधायक जरूर था मैं 2 बार से लगातार। तो बाकी उसके अलावा मैं कभी सरकार में ऐसा काम करने का मेरे को नहीं था सच में। ठीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो भी काम किया, उनसे मार्गदर्शन लेकर किया। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या काम किया। मैंने ये काम किया 2021 में, जब मैं इस जिम्मेदारी पे 4 जुलाई 2021 को आया था, तो 4 धाम यात्रा पूरी तरह से बंद थी। जी जी। उस समय कोरोना महामारी के कारण माननीय न्यायालय ने इस पर रोक लगाई हुई थी। लेकिन 4 धाम यात्रा हमारे राज्य के लिए लाइफलाइन है। इससे कारोबार चलता है, पूरे साल भर की लोगों की रोजी रोटी चलती है, आजीविका चलती है। जी। और बहुत बड़ा हमारा आर्थिक प्रगति का कारण भी हमारी 4 धाम यात्रा है। तो मैं स्वयं माननीय न्यायालय में गया, मैंने वहाँ अपनी बात रखी, उनको समझाया। उन्होंने कहा कि हम कुछ 1/3 या एक दिन में 200 लोग यमुनोत्री में, 200 लोग गंगोत्री में, 400 लोग केदारनाथ जी में और 400 लोग बद्रीनाथ जी में, इस प्रकार से हम आपको इतने लोगों की छूट दे रहे हैं। जबकि यहाँ तो लाखों लोग दर्शन करते हैं जी, मतलब लाखों लोग। इस बार भी हमारे 55 लाख से ज़्यादा लोग आए हैं। अच्छा। 4 धामों में। तो इतना पर्याप्त नहीं होता था। तो हमने उनसे बात करी और फिर हमने स्टेक होल्डरों के पास भी गए। उससे पहले एक देवस्थानम बोर्ड था, उसको लेकर बहुत विवाद था। तब भी मैंने क्या कहा, मैंने कहा लोग कुछ चाहते थे, कुछ लोगों का निर्णय कुछ हो गया। हमने कहा जो स्टेक होल्डर्स चाहते हैं, यानी कि सबकी सहमति से होना चाहिए जो भी काम होगा। क्योंकि ये 4 धाम यात्रा चलाना, यहाँ हरिद्वार में हर की पैड़ी पर धार्मिक कार्य करना या अन्य धार्मिक स्थलों पर काम होना, ये कौन करेगा? ये सरकार नहीं करेगी अकेले। सरकार केवल एक सहयोगी हो सकती है उनकी, लेकिन असली जो जजमान है वो वही लोग हैं। ठीक है।
तो आप क्लियर करिए ना धामी जी। नहीं, हम देखिए, हम जो भी निर्णय लेंगे, हाँ, हम सबकी सहमति के आधार पर लेंगे। हमने कहा कि एक्ट क्या कहता है, उसमें हमारी पौराणिक चीजें क्या कहती हैं, और सभी चीजों को देखने के बाद उस पर निर्णय लेंगे। अगर हम हिंदू को रोकेंगे तो आप देवभूमि में हमने किसी को कभी रोका है क्या? तभी तो हमको आज डेमोग्राफी का इतना सामना करना पड़ रहा है। नहीं, आज देखिए जनसंख्या का इतना असंतुलन हो गया है। अगर किसी को रोका गया होता तो ये संतुलन कैसे होता है? उसी को तो हम थोड़ा थोड़ा करके रोक रहे हैं। मैं ये भरोसा लेके जाऊं कि धामी जी ये होने नहीं देंगे? नहीं, जो विधि सम्मत होगा, जो हमारे जो है जो हमारे पहले से जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हाँ, पौराणिक व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुरूप जो निर्णय होगा, सबसे मिलजुल के बात करके जो भी एक अच्छा रास्ता होगा वो निकालेंगे। इसमें विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। विवाद जैसी स्थिति नहीं। मैं तो ये भी समझना चाहती हूँ कि आप पता कैसे करेंगे कि वो हिंदू हैं? मतलब आप कैसे वो ट्रस्ट, वो रिलीजियस प्लेस जो भी है, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, जो इन्होंने ट्रस्ट ने कहा है, तो मैं जानना चाहती हूँ, लड़के अंदर, लड़कियां, लोग अंदर जा रहे हैं, आप कैसे पता करेंगे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है? व्हाट इज द वे इन विच यू विल फाइंड आउट? अब देखिए, ऐसा है मेघा जी, मैं केवल आपसे इतना ही कह रहा हूँ, हाँ, कि ये देवभूमि है और यहाँ पर देवभूमि के अनुरूप ही सब काम होंगे। तो मैं देवभूमि के अनुरूप मैं समझ रही हूँ धामी जी, आप किसी को नहीं रोकेंगे। मैं तो ये सोच के जा रही हूँ, आगे नहीं जाना चाहता, नहीं तो फिर आप मुझे कुछ और कहने लगेंगे। मुझे पता है फंसोगे आप इसके आगे अगर मैं जाऊंगी तो। नहीं, आप भी फंस सकती हैं। अच्छा, ओके। पर देखिए धामी जी, ऐसा है, ये एक सवाल आपसे तो पूछना बड़ा बनता है, क्योंकि बीजेपी के 4 ऐसे मुख्यमंत्री, कम से कम, हाँ, 4 ऐसे मुख्यमंत्री तो हैं ही जो लोग कहते हैं कि अभी होड़ में है कि सबसे बड़ा हिंदू का पोस्टर बॉय में योगी आदित्यनाथ हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान तो आप देखते कैसे दे रहे हैं। अभी इलेक्शंस पास आ रहे हैं, उनके बयान और तीखे हुए चले जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जब इलेक्शन आते हैं सीधा हिंदू बन जाते हैं, और अब आप एक धामी जी। तो भाई ये क्या होड़ लगी हुई है? मतलब कहाँ ऐसा आगे निकलना है इस पूरे रेस में कि मैं सबसे बड़ा? और आप तो बिना भगवा ही पहने हुए इतना सारा कुछ कर गए, यूसीसी लागू कर दिया, एंटी कन्वर्जन भी ले आए, क्या आप क्या क्या जिहाद करते? मैं पढ़ूं, थूक जिहाद, मजार जिहाद, नकल जिहाद, पता नहीं क्या क्या, चादर जिहाद, डेमोग्राफी जिहाद, क्या है ये? क्या है दामी जी? व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? हाँ, बताइए। इसके बारे में तो मैंने सब बोल ही दिया कि अगर हम नहीं, मैं जिहाद पे थोड़ी पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ हिंदू पोस्टर बॉय। नहीं, दामी जी को लग रहा है मैं रेस में सबसे आगे, मुझे होना है भाई। देखिए, आपने जिनका भी नाम लिया, हाँ, उन सबका बहुत व्यापक अनुभव है, और अपने अपने राज्यों में, जहाँ हर राज्य की अपनी परिस्थिति होती है, हाँ, देश काल परिस्थिति होती है, वहाँ की ज़रूरतें होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं, उसके अनुरूप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ होड़ जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। और मैं समझता हूँ जो भी हमारी पद्धति में काम करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर जिसको जो काम दिया जाता है वो अपने काम से काम करता है, बाकी चीज़ें हमारा नेतृत्व सब देखता है, सब नेतृत्व ऐसा। बिल्कुल। तो चलिए एक छोटा सा सवाल पूछ लेती हूँ। आपको पता नहीं, ये आप लोग तो सीधे ही बोलते हैं कि हम ये आंकड़े नहीं मानते, चलो ये कहाँ से लेकर आई हो, लेकिन तब भी पूछ लूँ ये। एक देयर इज अ इंस्टीट्यूट बाय द नेम ऑफ हेट लैब इंडिया, यूएस की इंस्टीट्यूट है हेट लैब इंडिया, उसकी एक सर्वे की गई है। उस सर्वे में धामी जी, हेट स्पीच में आप भारत में नंबर 1 पर हैं। अब आप बताइए कि मैं, मतलब इवन आई वाज सरप्राइज कि मैंने दामी जी को इतना तो नहीं सुना है कहीं, लेकिन ये परसेप्शन क्रिएट हो रही है, क्या जवाब देंगे? देखिए, एक तो अगर कोई भी इस प्रकार का सर्वे निकाल कर देगा तो मैं समझता हूँ कि मेरे राज्य की जनता, हाँ, कम से कम मेरी कार्य संस्कृति को, मेरा कार्य करने का तरीका, मेरा व्यवहार भली भांति जानती कि मैं किसी से हेट नहीं करता हूँ। तो मैं किसी से हेट नहीं करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ, हाँ, तो मैं हेट स्पीच कैसे दे सकता हूँ? हाँ, ये बात जरूर है, हाँ, कि अगर मैं यहाँ यूसीसी लागू करता हूँ, मैं मुस्लिम बहनों का हलाला, इद्दत, बहुविवाह बंद करवाता हूँ, यहाँ पर लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, यहाँ पर धर्मांतरण का कानून लाता हूँ, यहाँ पर दंगा रोकने का कानून लाता हूँ, यहाँ पर मदरसा बोर्ड में समाप्त करके सभी बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा का प्रावधान करता हूँ, या यहाँ पर अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाता हूँ, हमारी बहन बेटियों के साथ जो गलत तरीके से उनके जीवन को खराब करने का काम करते हैं, अगर मैं उसके खिलाफ बोलता हूं या मैं समाज में जागरूकता फैलाने का काम करता हूं, अगर वो इसको हेट स्पीच मानते हैं तो उनको मैं क्या कह सकता हूं? जल्दी से आपको पूछ लूं, आपके यहाँ एक युवक बड़ा पॉपुलर हुआ पिछले कुछ दिन, दीपक नाम का, कल राहुल गांधी मिले उनसे, उसे मोहम्मद दीपक के नाम से वो पॉपुलर हो रहा है,
और कल राहुल गांधी मिले और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ही दीपक, ऐसी लॉ हर नौजवान के अंदर जलनी चाहिए पूरे देश में जो एक मुसलमान के लिए खड़ा हो गया। आपने कहा कि मोहम्मद दीपक नाम है तो राहुल गांधी को बड़ा पसंद आ गया, ये इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी ने इसलिए बुलाया कि वो दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया। तो हम नहीं लगाया होता तो राहुल गांधी नहीं बुलाते। वो सभी मोहम्मद लोगों को आगे बढ़ाते हैं, मुझे लगता है ऐसा। उनको दीपक अच्छा नहीं लग रहा होगा, मोहम्मद लगा लिया तो उससे प्रेम हो गया उसको। पर धामी जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि अब ऐसे ही लोग चाहिए समाज में, ये बहुत बांटने का काम हो गया, बंटवारा उटारा बहुत हो गया, अभी जुड़ने का काम करना है, दीपक जैसे लोग चाहिए। आप क्या कहेंगे? हम कहाँ तोड़ रहे हैं किसी को, हम तो सबको जोड़ ही रहे हैं। देवभूमि का जो मूल अस्तित्व है उसको बना ही रहे हैं, यहाँ की जो डेमोग्राफी जो खराब हुई है उसको ठीक कर ही रहे हैं, सभी के लिए एक समान कानून ला ही रहे हैं, धर्मांतरण यहाँ बंद करवा ही रहे हैं, यहाँ की जो डेमोग्राफी खराब है जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ राज्य में इस प्रकार का कोई माहौल नहीं है। नहीं है, ठीक है। मैं अब खत्म करना चाहूंगी धामी जी, आपके साथ दो और सवाल लेकिन पहले जरा एक रैपिड फायर ले लें, लोग थोड़ा शायद लोगों को ज्यादा मजा आएगा। हाँ, रैपिड फायर धामी जी के साथ शुरू करते हैं। अभी वन वर्ड मैं नाम लूंगी लोगों के, एक एक शब्द उनके लिए आप कहेंगे और जल्दी जल्दी कहेंगे, बहुत समय नहीं दूंगी मैं धामी जी आपको। शुरू करते हैं। मदरसा। आधुनिक शिक्षा में बदलना चाहते हैं उसको, मदरसों को आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। जोशीमठ। जोशीमठ वहाँ का बहुत ही हमारा सामरिक महत्व का भी है, आध्यात्मिक महत्व का भी हमारा प्रमुख शहर है और वहाँ बड़ी घटना हुई थी, आपको पता है, आपदा आई थी, तो वहाँ का पुनर्वास, वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक करना, ये हमारी प्राथमिकता। पुनर्वास। ओके। यूनिफॉर्म सिविल कोड। समानता, सबके लिए एक समान कानून। केदारनाथ। जिनका नाम हम हर क्षण हर पल लेते हैं, भोलेनाथ का स्थान है। हरीश रावत के लिए क्या कहेंगे? चावल लेके चले गए थे उस दिन, क्या हुआ था हमें जी? तंज कहा, उन्होंने कहा आप राहुल गांधी की कॉपी कर रहे हैं और आप फिर और के सही में वो चावल का कट्टा लेके जो आप चले गए वो आप ही के खेत का था या कुछ भी उठा के चले गए थे? क्या हो रहा था? आपने राजनीतिक तरीके से जवाब तो देने की कोशिश की उनको? नहीं, देखिए, हरीश रावत जी हमारे बहुत अनुभवी नेता हैं। हाँ। और लंबा कालखंड उनका राज्य और देश की सेवा में भी लगा है। तो मैंने एक दिन 5 जुलाई 2025 को मैं अपने खेत में गया था जी। किसी और के खेत में नहीं गया, कोई इवेंट्स करने नहीं गया, किसी कार्यक्रम में नहीं गया। मैं रात को अपने घर पहुंचा, गांव में, जो मेरा खटीमा का पुश्तैनी घर है। वहाँ खेती बहुत सालों से होती है, 50 सालों से होती है। तो मैंने वैसे ही पूछा कि सारी रुपाई हो गई क्या खेत में? उन्होंने कहा कि नहीं, हो गई है, 2-3 बीघा रह गई है और कल ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं भी कल सवेरे आऊँगा। फोटो खिंचवाने नहीं गए थे ना? फोटो खिंचवाने जाना होता तो कहीं दूर जाता ना, कैमरे वैमरे लेके पहले से जाता वहाँ पर हैं, और 100-200 की भीड़ लेके जाता अपने साथ, लोगों को लेके जाता। तो मैं सवेरे चला गया वहाँ पर। हाँ। चला गया तो मैंने भी थोड़ी रुपाई लगाई, क्योंकि मैंने बचपन से रुपाई लगाई है खेती। ठीक है। मैंने फावड़ा चलाया है। अच्छा। मैंने हल चलाया है, बैल चलाया है। आपने खेती की है? हाँ, बिल्कुल। तभी मैंने पटेला चलाया था, आप कभी वीडियो देखेगा मेरा। और पटेला वही चला सकता है जिसने कभी चलाया हो। हालांकि मेरी माँ ने मुझे शाम को मतलब थोड़ा जोर से बोला कि अरे तुम फिर से वो पटेले में चढ़ गए। तो मैंने कहा माँ, वो तो बचपन में तो खूब चलाया ही था। हाँ। तो बोले तो बहुत साल हो गए तुमने अब चलाए हुए। हाँ। तो अब तब उसमें गिर भी जाते हैं। अच्छा। हाँ, गिर जाते हैं। अगर आप उसका वीडियो कहीं होगा तो आप देखिएगा जरूर। तो खैर मैंने चलाया, ये सब किया वहाँ पर। हाँ। करने के बाद अखबार में आना, इसमें आना, वो स्वाभाविक था, फोटो पोस्ट हुई, ये हुआ। तो हरीश रावत जी ने उसमें ये कहा कि मेरे को मीडिया के लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो कि भाई वो कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी ने कहीं जो है खेत में कहीं कुछ किया था, तो आप भी चले गए। अच्छा किया, मतलब उनसे आपने जो है कुछ आपने नकल करी या उनका जैसा किया। तो मैंने पहले तो मीडिया वालों से कहा कि देखिए, राहुल गांधी जी कोई ऐसा काम नहीं करते कि उनका जैसा किया जाए। एक बात। और दूसरी बात मैंने कहा
मैंने कहा मैं किसी और के खेत में नहीं गया, मैं अपने खेत में गया हूँ। हाँ। मैंने रुपाई लगाई है, वहाँ पर गर्मी भी हो रही थी, जुलाई का महीना था। हाँ। और इसके जो है धान होंगे, हाँ। धान होंगे, उसके चावल निकलेंगे। मैं हरीश रावत जी को भात खाने के लिए बुलाऊंगा। भात तो जानती है ना? बिल्कुल। चावल को भात ही बोलते हैं। भात खाने के लिए बुलाऊंगा। संयोग से ऐसा कोई अवसर नहीं आ पाया कि मैं उनको बुला भी नहीं पाया, तो देने चले गए? नहीं, अभी नवंबर के महीने में फिर मैं गाँव गया था। तो मैंने कहा कि धान हो गए, घाई लग गई। घाई बोलते हैं ना धान को, जो लोग खेती करते होंगे वो जानते होंगे। तो उन्होंने कहा हो गई। मैंने कहा ऐसा करना, इसमें से जो है 10-10 किलो के 20 कट्टे मेरे लिए रख देना, मैं ले जाऊंगा इनको देहरादून। तो मैं उनको देहरादून लेके आ गया। मैं उनको चावल भात बना के तो नहीं खिला पाया, क्योंकि उनको भी टाइम नहीं हो पाया, ना मेरे को कभी ऐसा संजोग बन पाया। मैं उनको जो है घर जाके दे के आ गया, बस इतनी सी बात। और वो और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है जी। मैं उनके सम्मान पूर्वक। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। राहुल गांधी के लिए एक शब्द बता दीजिए। राहुल गांधी, देखिए उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है, क्योंकि अब जो वर्तमान में कई सारे प्रकरण एक साथ आ गए, चाहे वो सेना की बात हो, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, या सर्जिकल स्ट्राइक देश की सेना करती है, या अभी गलवान की घटना हो, किसी भी बात पे, और या अभी जो AI समिट हुई, पूरा देश और दुनिया जी भारत पर जो है वो कर रही है कि भारत इतना आगे चला गया, दुनिया की सबसे बड़ी समिट हो रही है। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है। और वो देश को उन्होंने उन लड़कों को बब्बर शेर कहा है जो अरेस्ट हुए हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं। और अब वो इस स्तर पर उतारू हो गए हैं कि उनको देश की प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो केवल विरोध के लिए विरोध करना है, हर चीज में विरोध करना है। अरे भाई, कभी ठीक है उनकी नज़र में रोज उनको विरोध के लिए करना होता है, लेकिन कुछ काम तो ऐसे होते होंगे, कभी तो कह देते कि ये अच्छा भी हुआ है, एक में तो कहते। अच्छा, अब वो राहुल गांधी जी आप लोग को क्या ही अच्छा बोलेंगे, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, खत्म कर रही हूं मैं। 3 सिचुएशनल सवाल आपके सामने आएंगे। धामी जी जरा बताइए, अगर आपको रात के 2 बजे किसी मुसीबत में आप फंस गए, सलाह लेने की जरूरत हो, तो किसको फोन करेंगे, नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को? देखिए, एक तो ये जो आपका सवाल है, इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे पार्टी में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा वर्क कल्चर बना दिया गया है पार्टी के अंदर, कि कैसी परिस्थिति है और परिस्थिति के अनुरूप कौन व्यक्ति इसका समाधान कर सकता है। तो जो जैसी समस्या होगी उसके अनुरूप उनसे काम करेंगे, मार्गदर्शन। मतलब आप दोनों में से दोनों को फोन कर सकते हैं? हाँ, परिस्थिति देखकर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम तो करते ही रहते हैं, उनका मार्गदर्शन तो लेते ही रहते हैं सब काम। अच्छा, सिर्फ एक मॉडल चुनना हो तो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास चुनेंगे या योगी जी का बुलडोजर मॉडल चुनेंगे? आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अभी थोड़ी देर पहले जब आपने मुझे मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री गणों का नाम लिया था, तब मैंने कहा कि हर राज्य की अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी चुनौतियां होती हैं, वहाँ की देशकाल परिस्थितियां होती हैं। तो सभी के मॉडल अपने अपने राज्य के लिए अनुरूप होते हैं, सभी मॉडल अच्छे होते हैं, लेकिन देश में और दुनिया में जो सबसे अच्छा मॉडल है इस समय, जो सब लोग इसको कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मोदी जी के नेतृत्व में। बोलिए ना, नहीं हम कर रहे हैं उसको, घुमा घुमा के जलेबी बना के कर रहे हैं। धामी जी सीधे बोलिए कि सबका साथ सबका विकास और बुलडोजर नहीं, क्योंकि वो तो आप कर ही रहे हैं। बताइए। मैंने कहा कि हर राज्य की अपनी ज़रूरतें होती हैं। हाँ। अपनी, हम किसी को कैसे नकार सकते हैं? ठीक है, ओके। अब आखिरी सवाल, ये विपक्ष का अगर एक नेता आपको बीजेपी में लाना हो और बीजेपी का एक नेता विपक्ष में भेज देना हो, कौन होगा धामी जी? सोच के बताइए, नाम लीजिएगा, घुमाइएगा मत। जो भी भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है। हाँ। और यहाँ पर व्यक्ति के नाते कुछ नहीं चलता है। हाँ। यहाँ विचार के नाते, परिवार के नाते, संगठन के कारण से सब कुछ चलता है। और किसी कोई के सारे लोगों से आपको इतना प्रेम थोड़ी है। व्यक्ति हमेशा नहीं रहता है, विचार हमेशा रहता है। ठीक है, अब आपने ये नहीं बताया कि उधर से किसी को लाना है तो किसको लाएंगे आप? जो भी हमारी विचारधारा को आत्मसात करे, सबका स्वागत है यहाँ पर। चले। ठीक है धामी जी, वी विल फिनिश दिस, बट जाने के पहले पूछूंगी ये, 8 महीने पहले एक इंटरव्यू किया तो पूछा
4 महीने पहले एक इंटरव्यू किया तो पूछा, गडकरी जी को पिछले महीने इंटरव्यू किया तो पूछा, आप लोग ये दिल्ली देहरादून का हाईवे कब खोलेंगे? कल 5 घंटे लगे, आपने खोल दिया होता तो 2.5 घंटे में आराम से आ जाती। आप पिछले 1.5 साल से 2-2 महीना बोलकर अभी तक नहीं खोल रहे हैं। व्हाट इज द स्टेटस? नहीं, बहुत जल्दी ही उसको खोलने के लिए फिर हम लोग वही तैयारी कर जवाब रहे हैं। था, नहीं, जी। कुछ काम जो आगे चल रहा था उसके हाँ। अंतिम चरण में है। तो कब जो खुलेगा? बहुत जल्द हो जाएगा और हम लोग प्रयास करेंगे। जैसी परेशानी आपको हो रही है, मैं समझता हूँ अन्य लोगों को भी हो रही होगी, लेकिन बहुत जल्दी ये परेशानी जब रास्ता जो है 2 घंटे में पूरा हो जाएगा तो आप भूल जाएंगी सब। बिल्कुल, मैं भूलना चाहती हूँ। ऑन दैट नोट गाइस, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पुष्कर धन्यवाद। सिंह धामी। बहुत अच्छे से सारे सवाल लिए धामी जी। यू गेटिंग बेटर विद एवरी इंटरव्यू। थैंक यू एवरीवन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।